ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर बांग्लादेश की है। दरअसल बांग्लादेश ने आईपीएल का प्रसारण बैन कर दिया है। यूनुस सरकार का ये फैसला बीसीसीआई के उस फैसले के बाद आया है जिसमें बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से रिलीज किया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। क्रिकेट जिसे सरहदों से ऊपर, सियासत से दूर और जुनून की सबसे बड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें दुश्मनी के बावजूद मैदान में साझेदारी की कहानी लिखी जाती है, लेकिन अब वही क्रिकेट दो देशों के बीच की साझेदारी की कहानी को एक नया मोड़ दे रहा है। बैट और बॉल की टकराहट अब सिर्फ रन नहीं गिन रही, अब वो इंसानियत का हिसाब मांग रही है। दरअसल बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर कर दिया है। बीसीसीआई के इस फैसले के बाद बांग्लादेश का एक्शन भी सामने आ गया है। अब आखिर बीसीसीआई के फैसले के पीछे की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप बांग्लादेश के खिलाफ भारत के फैसलों पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल 3 जनवरी को कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने मुस्तफिजुर को टीम से बाहर कर दिया था। बांग्लादेश ने यह फैसला बीसीसीआई के उस आदेश के बाद लिया है जिसमें बोर्ड ने केकेआर को बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज करने के लिए कहा था। इसके बाद अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत न आने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश भारत से बाहर अपने वर्ल्ड कप मैच खेलना चाहता है। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चमकदार क्रिकेट लीग अब भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए टकराव की वजह बन गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स बीसीसीआई के फैसलों ने बांग्लादेश को यह बता दिया है कि साझेदारी की डोर सम्मान के साथ थामी जाती है, लेकिन पिछले 16 दिनों में बांग्लादेश ने उन सभी साझेदारी को कुचलने का कोई असर नहीं छोड़ा। बीसीसीआई के इस फैसलों को देश भर में सराहा जा रहा है। अरे भाई, तो नहीं खेलेगा तो ऐसा बात थोड़ा है कि विश्व में बांग्लादेश और पाकिस्तान बचा है, और अल्पसंख्यकों के साथ जो वहाँ अन्याय हो रहा है, ये तो सबसे विश्व में सबसे मानव जाति पर कलंक का नाम है बांग्लादेश। उसको तो आत्मीयत के आधार पे अपना डिसीजन लेना चाहिए। को धन्यवाद है। जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में हम अलाउ नहीं करते हैं, आज बांग्लादेशी जो क्रिकेटर है उनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ये डिमांड आया था कोलकाता से, बीसीसीआई ने मान लिया है, इसलिए उनको धन्यवाद है। जो हमारे देश का खिलाफ है, ऐसे लोगों का खेल हम बांग्लादेश में अलाउ नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई के फैसले के बाद बांग्लादेश में उबाल आ गया। यूनुस सरकार जो कट्टरपंथियों के खिलाफ चुप्पी साधे थी, वो भारत के खिलाफ नोटिस जारी कर रही है। बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। यूनुस सरकार का लेटर कार्ड जारी हो गया है, लिहाजा अब न ढाका में आईपीएल दिखेगा, न चौको छक्कों की गूंज सुनाई देगी। बांग्लादेश के इस फैसले पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी राजनीति और रणनीति की परिभाषा बताते हुए यूनुस सरकार पर सवाल किया है। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। हमारे देश की तरफ से जो करना है सरकार कर रही है, लेकिन बंगाल के लोग बहुत दुखी है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत अमानविक है। इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हम ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में जल्दी चुनाव हो, सरकार आए और कानून व्यवस्था स्थापित हो, जिससे वहाँ के नागरिकों को जान माल का सुरक्षा हो और हमारे बॉर्डर में जो टेंशन है वो भी कम हो। मुस्तफिजुर रहमान को अचानक आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद से ही बांग्लादेश में बहस का संग्राम छिड़ गया है। फैंस, पूर्व क्रिकेटर और विशेषज्ञ लगातार इस फैसले के कारणों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन रहमान पर बैन के बाद बांग्लादेश में आईपीएल टेलीकास्ट पर बैन ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। यानी ये भी साफ हो रहा है कि ये विवाद सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि खेल और कूटनीतिक से कहीं ऊपर पहुंच गया है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और द्विपक्षीय संबंधों पर भी साफ नजर आने लगा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत न भेजने का फैसला किया है। एक नजर मैच के टाइमलाइन को भी समझते हैं। बांग्लादेश पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में शेड्यूल है, दूसरा 9 फरवरी को इटली से और तीसरा 14 फरवरी को इंग्लैंड से और चौथा 17 फरवरी को नेपाल से, जो कोलकाता में शेड्यूल है। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लगातार ये मांग उठ खड़ी थी कि बांग्लादेश पर कार्रवाई हो। बांग्लादेश जो खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का चेहरा बताता रहा है, आज अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा है। बांग्लादेश में पहचान के नाम पर जान ली जा रही है। भीड़ का उन्माद इंसानियत पर भारी पड़ रहा है, जो सीधे सीधे किसी बड़े साजिश की ओर इशारा करता है। इसको समझने के लिए आप हिंसा के टाइमलाइन को भी समझ लीजिए। 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी नाम के एक युवा नेता को अज्ञात हमलावरों ने चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी थी।
गोली लगने के बाद हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। वहां अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हादी ने शेख हसीना के खिलाफ हुए हिंसक विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाई थी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते ही हसीना को पीएम पद के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ा था। उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका सहित कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ। भारतीय उच्च आयोग और न्यूज दफ्तरों पर हमले किए गए। भारत विरोधी नारे लगाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। फिर सरेआम पेड़ से लटकाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी नेता पर हमला हुआ। खुलना में मोहम्मद मोतालेब शिकदर को घर में घुसकर गोली मार दी गई। फिर 29 साल के अमृत मंडल को भीड़ ने मौत के हवाले कर दिया। और फिर रविवार को मोबाइल फोन कारोबारियों के प्रदर्शन के दौरान एक मासूम बच्ची को उसकी मां के साथ सड़क पर घसीटते हुए देखा गया। बांग्लादेश आज कट्टरपंथ की गिरफ्त से छटपटा रहा है। सड़कों पर नफरत है, निशाने पर अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह बनता जा रहा है। बर्बरता की सारे हदें पार की जा रही हैं। बांग्लादेश की जमीन पर कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी इसे लगातार नजरअंदाज कर रही है। और साथ ही फिलहाल बांग्लादेश की मांग को लेकर अब भारत का अगला जवाब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब खबर ट्रंप के उस शासन की है जिसके